Hello friends, myself Vishal Balasaheb Mhatre. I am from Pune, Maharashtra. I have completed my undergraduation from College of Horticulture, Pune, and I have completed my post-graduation from Indian Agricultural Research Institute, New Delhi in fruit science. And currently I am studying as a PhD student in Division of Fruits and Horticultural Technology. जो हम आज जो बात करना चाह रहे हैं कि जो बात करूँगा मैं, जो टॉपिक होगा कि हम एसआरएफ के लिए कैसे प्रिपेयर करें इन फ्रूट साइंस यानी कि पोमोलॉजी सब्जेक्ट में। तो फर्स्ट, जब भी हम किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो पहले हमें उस एग्ज़ाम को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस क्या है, कितने सेक्शंस है, और हमें थोड़ा क्विक रिकैप होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जैसे कि अब नया पैटर्न है एसआरएफ एग्ज़ाम का, उसके अकॉर्डिंग टू दैट जैसे उसमें 3 सेक्शन किए गए हैं। तो जो पहला सेक्शन है उसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग वगैरह इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। और जो दूसरा पार्ट है उसमें रहता है कोर ग्रुप, जो आपका जो मेजर सब्जेक्ट है और उसको मिला के जो बाकी के आपके अलाइड सब्जेक्ट्स है उसको कंपाइल करके एक कोर ग्रुप बनाया गया है। और जो थर्ड सेक्शन होता है वो आपका मेजर सब्जेक्ट होता है, जैसे कि मान लो फ्रूट साइंस है तो कोर ग्रुप में बाकी सब आएंगे, ओवरऑल हॉर्टिकल्चर आ जाएगा और उसमें फ्रूट साइंस भी इंक्लूड होगा। और जो सेक्शन थर्ड है, जो सी सेक्शन है, तो उसमें बस आपका मेजर जैसे फ्रूट साइंस हो तो आपका फ्रूट साइंस आ जाएगा। तो ये सब ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, और कौन सी चीज़ों को फोकस करना है और कौन सी नहीं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट, किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें उसका सिलेबस देखना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ICAR JRF हो या SRF एग्ज़ाम हो, सारे प्रिपेयर करते हैं, लेकिन बहुत से कम लोग होते हैं जो सिलेबस को पूरी तरह से देखते हैं। मतलब हर एक पॉइंट क्या क्या कवर किया गया है सिलेबस में, वो देखना बहुत ज़रूरी है, और वो सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं से कवर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं इन डेप्थ थोड़ा बहुत बताऊंगा कि मैं तो पहले आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप पढ़ना शुरू करेंगे, तो बहुत से लोगों ने शुरू भी किया होगा, तो मैं पहले रिकमेंड करूंगा कि पहले जाके आप सब लोग सिलेबस देख ले। वेबसाइट ICAR की वेबसाइट पे सिलेबस अवेलेबल है इस साल का, तो आप जाके उसमें देखेंगे। तो फ्रूट साइंस का मैं थोड़ा कुछ लिस्ट आउट किया है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फ्रूट साइंस का है वो लगभग 10 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट में दिया है उन्होंने कि ट्रॉपिकल एंड ट्रायल एंड फ्रूट प्रोडक्शन। जो फ्रूट प्रोडक्शन का पार्ट है उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे कि ट्रॉपिकल एंड ड्राई लैंड फ्रूट प्रोडक्शन एंड सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फ्रूट प्रोडक्शन। तो ये जो पार्ट है इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी टेक्स्ट बुक हो, जैसे कि बहुत सारे अवेलेबल भी है, लेकिन बहुत ज़्यादातर लोग जो रेफ़र करते हैं वो एक तो है एक जी डॉक्टर TK बोस, उन्होंने लिखा है, उसके 3 वॉल्यूम है। और जो दूसरा भी है एक जो TK चट्टोपाध्याय जी, उन्होंने लिखा है। तो दोनों में से आप कोई सा भी यूज़ कर लिए, लेकिन टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये आपको बार बार मैं कह रहा हूँ, क्योंकि शॉर्टकट्स मेथड कभी किसी को, मतलब मैं कहता हूँ तो शॉर्टकट चुनिए मत। आप जब भी आपके साथ ये सारा मटेरियल अवेलेबल है तो आप क्यों उस रास्ते जा रहे हो। और ऐसा जब इस साल का आपने एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर जो देखा होगा, तो उससे तो साफ साफ पता चलता है कि आप शॉर्टकट मेथड से सर्वाइव नहीं भी आपको जो ठीक लगे। लेकिन मैं आप लोगों को TK बोस जी के जो वॉल्यूम्स है वो मैं रिकमेंड करूँगा, जो फ्रूट प्रोडक्शन का पार्ट है उससे रिलेटेड। अब जो बाकी इसको, लेकिन ये जो बुक्स है वो बहुत बड़ी है, देखते ही आपको लगेगा भाई मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, इतना सारा कैसे कर पाऊंगा। तो इतना कुछ है नहीं है, आपको भले ही 3 महीने क्यों ना लग जाए, लेकिन एक बार ये जो परफेक्ट हो गया तो ऐसा आपका ऑलमोस्ट 50% पार्ट डन है। क्योंकि फ्रूट प्रोडक्शन है उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट आते हैं, जैसे कि ये बुक में आपका बहुत कुछ कवर हो जाता है। जैसे प्रोडक्शन एस्पेक्ट होता है, कल्चरल प्रैक्टिसेस मैनेजमेंट होता है, प्रोपोगेशन होता है, क्लाइमेट, सॉइल वगैरह, जैसे बहुत सारे फ्रूट से रिलेटेड जो टॉपिक है इस बुक से आप कवर कर सकते हो। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो भी है जब पढ़ रहे हैं, एक बार थोरोली आप इसको पढ़ें, देख ले इसमें क्या दिया है क्या नहीं है। और ज़्यादातर इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स जो है, मतलब आप कह सकते हैं कि कुछ
ज़्यादातर कुछ पॉइंट आउटडेटेड है, बहुत पुराने हैं, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, फंडामेंटल्स है, वो सेम ही रहते हैं। आप कहीं पर भी जाओ, किसी भी बुक में जाओ, या फिर डी के चट्टोपाध्याय में देखो, डी के बोस में देखो, हर जगह आपको ये दोनों पॉइंट सेम ही दिखाई देंगे। तो बस उसी के लिए हमें ये पढ़ना है, और बाकी तो हम कहीं ना कहीं से तो कवर अप कर ही लेते हैं, जो कि रिसेंट एडवांसेस है फ्रूट साइंस में या अदर किसी सब्जेक्ट में, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये रहा आपका फ्रूट प्रोडक्शन का एस्पेक्ट। जो आगे वाला दिया है उन्होंने, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये आप आईसीआर के ई कोर्सेज वगैरह होते हैं, या कहीं से भी आप एक स्टैंडर्ड पेपर या कहीं कोई बुक में दिया होगा, बहुत सारे आप एमएससी के कोर्सेज पढ़ते हैं, वहीं भी ये सारे कवर अप किए जाते हैं। और इसके बारे में हमें बस बेसिक पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसके कंजर्वेशन क्या मेथड्स क्या है, किस तरह से जर्मप्लाज्म होते हैं, ये सब आपको देखना है, और ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। जो नेक्स्ट पार्ट है कैनोपी मैनेजमेंट है, या फिर जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जैसे आते प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हर साल 4-5 क्वेश्चन तो फिक्स ही रहते हैं इस पॉइंट पे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो फ्रूट की डेवलपमेंट है, फ्रूट की फिजियोलॉजी है, जो ग्रोथ कर्व होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको कहीं ना कहीं से कवर करना है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसके लिए आप यूजी में तो पढ़े ही होंगे, मास्टर्स में भी पढ़े हैं, और जब भी आपको देखना है तो आईसीआर के ई कोर्सेज है, या कोई भी आपके नोट्स होंगे, वही कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये कंपाइल करा है, आपने पढ़ा है, बस वही चीज़ों को आपको एक बार फिर से रिवाइज करना है। और जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है ब्रीडिंग, ब्रीडिंग ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। अब ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है फ्रूट साइंस में। तो उसके लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूँगा जो लिखी है डॉक्टर पी.के. रे साहब ने। तो ये ब्रीडिंग ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप्स ऐसे करके है। आई थिंक अभी ये बुक अवेलेबल, मतलब मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप कहीं भी हो, आपकी लाइब्रेरी हो, यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में हो, तो आपको ये किताब मिल सकती है। और या फिर आपके कोई कलीग हो या फिर कोई सीनियर हो, कहीं ना कहीं से आप इसको के उसके अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है एसआरए पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें जो दिया है आपको, उसमें एक पूरी तरह से एक डिटेल मैप दिया है कि भाई फ्लोरल बायोलॉजी होगा, ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव होगा, या फिर इनहेरिटेंस पैटर्न होंगे, जो वैरायटीज डेवलप किए हुए हैं डिफरेंट ब्रीडिंग मेथड से, वो आपको इस बुक में बहुत अच्छी तरह से मिलेंगे। तो इसमें बस लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि इसमें टेम्परेट फ्रूट्स कवर नहीं किए गए हैं। तो टेम्परेट फ्रूट्स के लिए आप कोई भी इंडियन ऑथर की कोई भी बुक देख सकते हो, जैसे कि अवेलेबल है। एक्चुअली ब्रीडिंग में बहुत ही लिमिटेड बुक्स है एज फार एज इंडियन पर्सपेक्टिव इज कंसर्न। तो हम देख सकते हैं जैसे ब्रीडिंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स करके डॉक्टर M.K. वर्मा, और जो है ऐसे बहुत सारे जो बुक्स है, आप उसको रेफर कर सकते हो। और आपको सिलेक्टिवली पढ़ना है उन किताबों में, जो भी आपके सिलेबस में जितने भी क्रॉप्स दिए हैं अंडर द हेडिंग ऑफ ब्रीडिंग ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, बस उन्हीं को अच्छे से कवर करना है। और जो है बाकी तो आप कर ही लेंगे। तो अगला टॉपिक आता है जैसे कि प्रोटेक्टेड फ्रूट कल्चर, और जो है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ प्रोपोगेशन, प्लांट प्रोपोगेशन। तो प्लांट प्रोपोगेशन का भी आप लोगों ने अब तक बहुत बार पढ़ा है, जैसे यूजी में भी पढ़ा है, कोर्सेज किए हैं, मास्टर्स में भी किए हैं। बस आपको उन्हीं कोर्सेज को अच्छे से रिवाइज करना है। और जब भी आपको दिक्कत आए या कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, कोई क्राफ्टिंग का मेथड है या कोई बडिंग का मेथड है या फिर लेयरिंग है, जो भी है, आप जो ये बुक आती है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस, जो है प्लांट प्रोपोगेशन की बुक आती है हार्टमैन एंड केस्टर, उसको आप रेफर कर सकते हैं। कहीं भी यूनिवर्सिटी में आपके मेन कैंपस में जो भी है, आपको ये मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी। अब दूसरा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हमको स्पेशली फ्रूट्स के लिए एक किताब आप देख सकते हैं, जैसे कि लीड्स की है बायोटेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट एंड नट क्रॉप्स। ये आप कहीं ना कहीं से आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगी, या किसी कलीग के पास आपके ज़रूर मिल जाएगी, जो भी एसआरएफ का प्रिपरेशन किया है या भी आपका कोई सीनियर हो। तो आप एक बार उस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। एज फार एज बायोटेक्नोलॉजी जो फ्रूट क्रॉप की है, एक अच्छा सा उसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और आप एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको उस किताब से मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट मैंने फ्रूट साइंस में जितने भी टॉपिक इनलिस्टेड है जो सिलेबस में दिए हैं आईसीआर के, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया है। अभी हम
थोड़ा मूव ऑन करेंगे, जैसे हमारा कोर सब्जेक्ट होगा। अब कोर सब्जेक्ट में हमारे सारे ओवरऑल हॉर्टिकल्चर कवरअप होता है। तो हॉर्टिकल्चर में बाकी रह गया, तो ये कोर ग्रुप में फ्रूट के क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। बाकी रह गया वेजिटेबल साइंस। वेजिटेबल साइंस के लिए आप, अगर आपने जेआरएफ का अच्छे से प्रिपरेशन किया है तो आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, बस आपने जो पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करना है। और अगर किसी ने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो थम्बुराज का बुक है आईसीआर का, उसको आप ज़रूर पढ़िएगा एक बार। और फिर जब भी आपको क्विक रिकैप करना हो तब आप शॉर्टकट बुक्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे समरी टाइप बुक्स होते हैं, या फिर जैसे ये वेजिटेबल साइंस का जो डी सिंह का जो बुक है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और रही बात फ्लोरिकल्चर की, तो फ्लोरिकल्चर के लिए सेम वही लागू होता है जो आप वेजिटेबल के लिए। जेआरएफ के लिए आपने अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको ज़्यादा ज़रूरत है नहीं कि कुछ आप यूज़ करें ज़्यादा मटेरियल, और क्योंकि आपको कोर ग्रुप में इतना, जैसे कि इस साल का क्वेश्चन पेपर हमने देखा उसमें इन डेप्थ इतना ज़्यादा कुछ पूछा नहीं था। तो आपको बस बेसिक जानकारी होनी चाहिए कुछ चीज़ों की, जैसे फ्लोरिकल्चर है, वेजिटेबल है, या पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो इन सारे में जनरल बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। तो इसके लिए फ्लोरिकल्चर के लिए आप जी एस रंधावा सर की जो बुक है फ्लोरिकल्चर इन इंडिया उसको रेफ़र कर सकते हैं। और क्विक रिकैप के लिए जो फ्लोरिकल्चर एट अ ग्लांस देशराज जी, इनकी जो किताब है उसको आप अच्छे से रेफ़र कर सकते हैं। और जब पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए बहुत सारी किताबें अवेलेबल है मार्केट में, और मैं तो ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं ऐसे, क्योंकि आप बहुत सारे पॉइंट्स आईसीआर के ई कोर्सेस है या उसमें से बहुत सारे आप कवर कर सकते हैं उसमें से। तो अगर बुक ही पढ़नी है बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, तो एक बुक है जो फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस करके श्रीवास्तव करके ऑथर है, उनकी ये किताब है, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। और क्विक रिकैप के लिए आप, और एक किताब है जो ग्लिम्पसेस ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, तो मीना करके एक ऑथर है, उनकी ये किताब है, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। और एक बात मुझे इस बार अच्छे से समझ में आई, मतलब मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो इस बार का क्वेश्चन पेपर था उसमें कोर ग्रुप में ज़्यादातर वेटेज दिया गया था प्लांटेशन क्रॉप को। प्लांटेशन क्रॉप होगी या फ्लोरिकल्चर को ज़्यादातर वेटेज होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगली बार भी ऐसा ही होगा। वेजिटेबल का भी क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं, फ्रूट के भी आ सकते हैं। तो इसमें कुछ प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है कि इसमें इतने क्वेश्चन आएंगे उसमें इतने क्वेश्चन आएंगे। तो इसके लिए ये सारे सब्जेक्ट को हम इक्वली वेटेज देना है, पढ़ते समय इक्वली टाइम देना है, क्योंकि ये बता नहीं सकते कि कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो आगे एरोमेटिक और मेडिसिनल क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप जो भी है, ये सब आपका एन कुमार की किताब है, उसमें आप अच्छे से कवर कर सकेंगे। तो ये रहा आपके कोर ग्रुप के बारे में। थोड़ा सा सेक्शन ए के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए में, जिसमें आईसीआर के सिलेबस के अनुसार अभी इस बार थोड़े चेंजेस हुए हैं, और ज़्यादातर इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए तो वो करंट अफेयर्स, ज़्यादातर जनरल स्टडीज़ वगैरह इस सब्जेक्ट्स के रिलेटेड थे, और कुछ क्वेश्चन एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी थे, जैसे कोई प्रोजेक्ट है या एक्शन प्लान है उस बारे में थे। तो इसके लिए तो हम ज़्यादा कुछ प्रिपेयर कर नहीं सकते खास, क्योंकि जो भी है वो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं तो कहूँगा आप जो करंट अफेयर्स डेली इम्पोर्टेंट, मतलब जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं तो डेली लाइफ में हो रही है, न्यूज़पेपर में हेडलाइंस है, वो आप अच्छे से प्रिपेयर करें, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा। और ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कीम होती है एग्रीकल्चर रिलेटेड, उसको आप ज़्यादातर प्रिफर करें। जो भी कोई किताब है या कहीं से कहीं ना कहीं तो आ ही जाती है आजकल। करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारा मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है, तो आप कहीं ना कहीं से वो कवर अप करेंगे। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। जब भी आपका प्रिपरेशन कोर ग्रुप का और मेजर सब्जेक्ट का अच्छी तरह से हो जाएगा, तब आप कहीं ना कहीं से ये मटेरियल मिल जाएगा आपको, और आप ये सब अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। और जो डेली लाइफ में जो घटनाएं घट रही है, जैसे कहीं कुछ हुआ है या कहीं, जैसे हमारे एग्ज़ाम में पूछा गया था इस साल की, जो अमेज़ॉन फॉरेस्ट में फायर लग गई थी वो किस कंट्री से शुरुआत हुई थी। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है आप
अच्छे से, मतलब आप अगर डेली थोड़ा न्यूज़ में रह रहे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आप कवर अप कर जाएंगे। बस आपको टच में रहना है और उसको नोटिस करते जाना है, नोट करके रखना है। तो अब तक मैंने जो चीज़ें बताई वो बस सिलेबस से रिलेटेड थी, और जो भी था मतलब क्या पढ़ना है क्या पढ़ना नहीं चाहिए, और जो भी पढ़ना है कैसे पढ़ना है, इसके बारे में था। और खासकर जो मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जो दो चार बातें हैं, जब भी आप, जैसे डॉक्टर टी के बोस की किताब है, जब भी आप वो पढ़ने लगेंगे, तो आप बस उसमें देखना है कि उसमें बहुत सारे ऐसे रिसर्च टाइप मटेरियल आपको मिलेगा कि किसी ने ये किया तो उसको ये मिल गया, उसने ये किया उसको ये मिल गया। तो उन सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। जो भी है मतलब रिमार्केबल कोई डिस्कवरी है या कुछ रिसर्च है, उसी को आपको फोकस करना है, क्योंकि ये जो रिसर्च वर्क है वो चलता रहता है और आपको उन सारी चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी नहीं है। तो और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जैसे है, जब भी आप प्रिपेयर करते हैं, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि टाइम मैनेजमेंट। जो आपके पास जितना भी टाइम अवेलेबल है, आप उसको कैसे यूज़ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइम मैनेजमेंट के साथ ये, जब आपका अभी आप एमएससी में पढ़ रहे हैं, तो आपका रिसर्च वर्क चलता है, उसके साथ आपको पढ़ाई को मैनेज करना होता है, उसके बाद थेसिस आता है, बहुत सारे कॉम्प्रिहेंसिव प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स होते हैं। तो ये दोनों को आपको बैलेंस में रखना पड़ता है। तो उससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो एक टाइम मैनेजमेंट है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको कभी, मतलब जब भी आप पढ़ रहे हो, तो आपको ज़्यादा गैप नहीं चाहिए, डेली कुछ ना कुछ आपको पढ़ते रहना है, और टाइम को डिवाइड करना है। जैसे आप कुछ टाइम के लिए आपका मेजर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, या कुछ दिनों में आप कोर ग्रुप के लिए पढ़ रहे हो, तो आपको ये सब ध्यान में रखना है कि आप किसी भी, कोई भी सब्जेक्ट आपका पीछे रहना नहीं चाहिए। किसी भी एक कोई भी एक सब्जेक्ट उठाए और उसको ही आप एक महीना तक पढ़ रहे हो, तो मेरे हिसाब से ये बात सही नहीं है, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चलना है। और मोस्ट ऑफ हमारा हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट ही ऐसा है कि मैं तो कहता हूँ इसको वोलाटाइल सब्जेक्ट कहता हूँ, क्योंकि जो भी है, आप अगर अच्छे से रिवाइज नहीं करोगे 6-7 दिनों में, तो वो धीरे धीरे आपको वोलाटाइल होके उड़ने लग जाता है दिमाग से। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप अच्छी तरह से रिवाइज करें इस सबको, क्योंकि जब भी आप रिसर्च वर्क वगैरह आप सब चलेगा, तो अब मेंटली भी थोड़े से स्ट्रेस रहते हैं, थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है ये सब करने में। तो वो वो उसको थोड़ा सा आपको देखना चाहिए। दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको सही से गाइडेंस मिलना चाहिए। तो बहुत से लोगों के बारे में ये होता है कि कोई एक आदमी सीनियर हो या कोई हो, तो उनको एक चीज़ें बताता है, एक दूसरे के पास जाओ तो कोई अलग सी चीज़ें बताता है। तो आपको ये अच्छे से किसी एक अच्छा आपको लग रहा है कि भाई किसी ने क्रैक किया है, कोई है जो आपको अच्छे से गाइड कर सकता है, उसी को आपको लास्ट तक फॉलो करना है, और उनकी बातों को, मतलब ऐसे नहीं कि बस सारी बातें उनकी सुननी है, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो सोर्स है उसको मेंटेन करना है कि आप जो कर रहे हैं, क्योंकि मेंटर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अच्छे कैंपस में पढ़ रहे हो या यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में पढ़ रहे हो, तो ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। लेकिन जब कोई ऐसे सब कैंपस में पढ़ रहे हो, कोई और जगह पढ़ रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा गाइडेंस के बारे में थोड़ी दिक्कत आती है। तो आप किसी से भी अप्रोच कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो या हो, तो मेंटर का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इस प्रिपरेशन में। मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारे एस्पेक्ट अब तक कवर कर लिए। अगर कुछ रह गया है तो उसको ज़रूर कवर करने की कोशिश करेंगे, और फिलहाल तो ये इतना ही ठीक रहेगा, और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।